यहाँ के जनसंख्या का अनुपात बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अगर कोई डाउट है तो एक काम करो, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ और 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। अपने चंदेरी क्षेत्र की 1999 वाली वोटर लिस्ट को 2024 वाली वोटर लिस्ट के साथ कंपेयर करके देख लो, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा पिछले 25 साल में चंदेरी का डेमोग्राफी कितना बदला। अगर लोकसभा बहुत बड़ा है तो एक काम करो, विधानसभा की चंदेरी विधानसभा होगी ना, तो चंदेरी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। अगर उतना भी नहीं काम करना है तो आपके यहाँ पार्षद प्रधान का चुनाव होता होगा, वार्ड का चुनाव होता होगा, उस वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, फिर पता चलेगा आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदली है, आपके तहसील की भी डेमोग्राफी बदली है, आपके जिले की भी डेमोग्राफी बदली है, आपके विधानसभा की भी बदली है और आपके लोकसभा की बदली है। डेमोग्राफी जो बदल रही है उसके कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण यह है पलायन। बड़े प्लान्ड वे में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। आप उनको घुसपैठिए समझ नहीं पाएंगे तो उनके पास सारा कागज यूपी और बिहार और बंगाल का होगा। आपके चंदेरी में भी बहुत सारे आए होंगे पिछले 10 साल 20 साल के अंदर, और बताया गया होगा कि ये बनारस के हैं और गाजीपुर के हैं और बंगाल के हैं, बिहार के हैं। कड़वी सच्चाई है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी उसमें बहुत सारे बड़े आराम से वो आके यहाँ डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, पहले उधर और इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट बनाना इतना आसान क्यों है, चीन जापान सिंगापुर में आसान क्यों नहीं है? हमारे यहाँ घुसपैठ करना इतना आसान क्यों है, चीन जापान सिंगापुर में घुसपैठ क्यों नहीं होती? अरब दुबई कुवैत बहरीन अबू धाबी में घुसपैठ क्यों नहीं होती? मेरी इस पे ऊपर एक PIL चल रही है घुसपैठ के ऊपर, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट को आंकड़ों के साथ बताया है कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं इस समय भारत में, 5 करोड़। और 2017 में आंकड़े दिए थे, अभी तो 2026 चल रहा है, अब उनके बच्चे और भी बढ़ गए होंगे, तो मुझे लगता है 10-20 लाख और भी संख्या बढ़ चुकी होगी। पूरे देश में बड़े प्लान्ड वे में अलग अलग कामों के लिए घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। घुसपैठ होती कैसे है? बॉर्डर पे वो 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में उनका आधार बन जाता है। जैसे उनका आधार बनता है, नगर निगम से 2000 रुपए दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जैसे ही 2 डॉक्यूमेंट बना, तहसील के दलाल को 2000 रुपए दे के राशन कार्ड बनवा लेते हैं। 6000 में 3 डॉक्यूमेंट बना, RTO ऑफिस के दलाल को 3000 देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। 9000 में 4 डॉक्यूमेंट बना, उसके बाद 2000 पकड़ा देते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। जुड़ता है नहीं जुड़ता? ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं? आप घुसपैठ रोक सकते हो क्या? हम घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। आप भ्रष्टाचार रोक सकते हो क्या? नहीं। जब तक घूसखोरी नहीं रुकेगी तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी, जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और भ्रष्टाचार रोका जा सकता है, 100% रोका जा सकता है, 1 साल के अंदर रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला अपनाना पड़ेगा। फार्मूला क्या? न रहेगा बांस न बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी। अब आप ये देखो कि भारत में जितने भी अवैध काम होते हैं वो होते कैसे हैं? घूसखोरी बैंक में लिया जाता है कि कैश में होती है? जोर से बताओ भाई। कैश में। अब आगे आगे मैं कुछ भी बोलूं, आप लोग जोर जोर क्या बोलेंगे? कैश में। क्या बोलना है आपको? धीरे नहीं। भोजन हुआ सबका? जोर से बोलना। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, नगर निगम, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, ड्रग्स जिहाद की फंडिंग, घुसपैठ जिहाद की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, हवलदार, थानेदार, पेशकार, रजिस्ट्रार, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, प्रधान जी, पार्षद जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी,
फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, फर्जी पट्टा, आतंकवाद की फंडिंग, अलगाववाद की फंडिंग, माओवाद की फंडिंग, नक्सलवाद की फंडिंग, जिहाद की फंडिंग, मजहबी उन्माद की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस। कैश खत्म कर दो, इतनी समस्या खत्म हो गई। हुई कि नहीं? जोर से बताओ भाई, हुई कि नहीं हुई? कैश खत्म कर दे तो इतनी समस्या खत्म हो गई कि नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कैश कैसे खत्म हो जाएगा? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज की डेट में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। यानी 80% लोग जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। मात्र 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। तो जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे और पता नहीं कितने पे हो चुके हैं, उनको भी नहीं चाहिए। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो सकती कि नहीं हो सकती? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने पे पहाड़ टूटेगा क्या? आसमान टूटेगा क्या? भूकंप आएगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा। पहले 100 रुपए ही अधिकतम नोट थी भारत में। ये 500 तो चलाया गया अपना तहखाना भरने के लिए। ये 500, 1000, 2000 चलाया गया। और वैसे भी देख लेना, जितने छापे पड़ते हैं बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ, उनके यहाँ 150 की नोट मिलती है, 500, 1000, 2000 मिलती है। क्या मिलती है? आजकल 1000, 2000 नहीं मिल रही है, आजकल 500 मिल रही है। नहीं, पहले 1000, 2000 मिलती थी। चाहिए नहीं, आम जनता को 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए नहीं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होते ही ये 25% समस्या जो मैंने आपको गिनवाई है, ये 25% समस्या खत्म। आज की डेट में 55 करोड़ बैंक खाते हैं, हर घर में स्मार्टफोन, हर घर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब तो गोलगप्पे वाले, पानी पूरी वाले, मंदिर के सामने माला फूल बेचने वाले, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले भी ऑनलाइन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जोर से बोलो। तो 1000 रुपए के ऊपर अगर कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, आसमान टूटेगा क्या? धरती फटेगी क्या? भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी क्या? 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी। 144 करोड़ आधार बना हुआ है, 99% लोगों के पास आधार है। अगर 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दिया जाए तो 70%, 75% समस्या खत्म हो जाएगी। और हमारा पड़ोसी चीन, उसने बहुत बढ़िया कानून बनाया है। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाया है। अगर चीन वाला कानून हम भी ले लें तो चीन हमसे कोई पैसा, कॉपीराइट लेगा क्या? पैसा मांगेगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने हमारा कानून ले लिया। तो कानून लेने में कोई दिक्कत है क्या? अगर इस देश को सुरक्षित बनाना है तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा और चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। और भ्रष्टाचार खत्म होगा, मैं कह रहा हूं 5 साल में राम राज्य आ जाएगा, 5 साल में भारत विश्वगुरु बन जाएगा, 5 साल में परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, 5 साल में भारत सुरक्षित हो जाएगा। तो विकसित भारत तो 2047 तक बनेगा, लेकिन सुरक्षित भारत अगले 5 साल में बन जाएगा। और ये भ्रष्टाचार कितना खतरनाक है, इसको मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूं। बॉर्डर पे सर घुसपैठियों का रेट 2000 रुपए पर हेड है। एक अभी बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए कैश मिले। 22 करोड़। अगर उसने एक घुसपैठिए से 2000 लिया, इसका मतलब उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर पहुंचा दिया। एक और समस्या आपको बता रहा हूं जो हमारी नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो है ड्रग। चंदेरी में ड्रग पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। चंदेरी के कॉलेज में, ललितपुर के कॉलेज में ड्रग पहुंची कि नहीं पहुंची? सही सही बताइए सर, पहुंची नहीं पहुंची? ये ड्रग बहुत बड़ा खतरा है। मेरी अभी ड्रग की लेटेस्ट PIL है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो पता होगा कि मैंने अभी ड्रग के ऊपर एक PIL किया है। अगर पेपर लीक की जांच, पेपर लीक का कानून बना कि नहीं बना, अभी सुना होगा ना आपने?
पेपर लीक की जांच 2 महीने में होगी और सजा 3 महीने में होगी, यानी 5 महीने में जांच भी हो जाएगी, ट्रायल भी हो जाएगा। अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो ड्रग की जांच 2 महीने में नहीं हो सकती क्या? और पेपर लीक का ट्रायल अगर 3 महीने में हो सकता तो ड्रग का ट्रायल 3 महीने में नहीं हो सकता क्या? भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ड्रग कारोबार भी खत्म होगा। और आज की डेट में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट 6 राज्यों में सर्वे कराया गया है, यूपी में, असम में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और पांडिचेरी में। 6 राज्यों में सर्वे कोई प्राइवेट एजेंसी ने नहीं किया है, इन 6 राज्यों की एम्स ने सर्वे किया है। एम्स गोरखपुर ने यूपी में सर्वे किया है, एम्स देवघर ने बिहार में सर्वे किया है, एम्स मुंबई ने महाराष्ट्र में सर्वे किया है, एम्स अहमदाबाद ने गुजरात में सर्वे किया है। 6 राज्यों में जो सर्वे आया है वो आंकड़े बड़े खतरनाक हैं। सर्वे ये कह रहा है कि 12 साल से 18 साल यानी 6वीं से 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, हर 5वां बच्चा ड्रग के चपेट में आ चुका है। ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। 20 लाख लोग साल में गंभीर रूप से बीमार होते हैं, 2 लाख लोग ड्रग के कारण मर जाते हैं। ये नशेड़ी कई बार खुद ही ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी घुसा देते हैं, खुद ही मर जाते हैं, और कई बार बाइक वालों को दबा के मार देते हैं। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पिता की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, माँ की हत्या करते हैं। इनको पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या करते हैं। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, बीबी का जो है मंगलसूत्र बेच देते हैं। सब कुछ कर रहे हैं। और जानते हैं सबसे ज्यादा ड्रग का खतरा कहां बना हुआ है? महाराष्ट्र में और पंजाब में। पंजाब में तो मैं लगभग सभी जिलों में जा चुका हूं। पंजाब में तो नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले उनको ड्रग एडिक्ट बनाते हैं, जब वो नशेड़ी हो जाते हैं तो नशेड़ी व्यक्ति के लिए हिंदू बनना, क्रिश्चियन बनना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब न इधर रहना न उधर रहना। तो बाकायदा पंजाब में तो कन्वर्जन हो रहा है नशेड़ी बना के। और ड्रग का मूल कारण क्या है? ड्रग का पूरा कारोबार कैश में होता है कि ऑनलाइन होता है? जोर से बोलो। कैश में। और ड्रग का कनेक्शन करप्शन से कैसे है? पंजाब में एक डीआईजी पकड़ा गया, भुल्लर, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास। अभी 250 करोड़ की पकड़ी जा चुकी है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अगर उस भुल्लर ने एक ड्रग स्मगलर से एक बार में 1 लाख रुपए लिया तो इसका मतलब उसने 25,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा। और एक ड्रग स्मगलर ने अगर 100 घरों में पुड़िया पहुंचाई, क्योंकि अगर 1 लाख भुल्लर को दिया है तो पुड़िया तो ज्यादा बेचेगा ना, वैसे वो 10-20 पुड़िया बेचता, लेकिन भुल्लर साहब ने 1 लाख ले लिया तो वो पैसा अपना निकालेगा। अब वो 100 पुड़िया बेचेगा, 200 पुड़िया बेचेगा। तो अगर उसने एक ड्रग स्मगलर ने 100 पुड़िया पहुंचाई, इसका मतलब उस भ्रष्ट भुल्लर के कारण 25 लाख घरों में पुड़िया पहुंच गई। एक नारकोटिक डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर है यादव, दिल्ली का, उसका भी काम था ड्रग रोकना। उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। 100 करोड़ उसके पास मिली तो नीचे वाले भी कुछ लिए होंगे। भाई इंस्पेक्टर अकेले थोड़ी काम करता है, नीचे सिपाही उपाही भी होते हैं, और ऊपर भी लिया है तो नीचे भी लिए होंगे तो ऊपर भी पहुंचाया होगा। अगर उस यादव इंस्पेक्टर ने एक ड्रग पेडलर से 1 लाख रुपए लिया तो उसने 10,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा, और एक ड्रग स्मगलर ने अगर 100 घर में पुड़िया पहुंचाई, इसका मतलब उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर के कारण 10 लाख घरों में पुड़िया पहुंच गई। तेलंगाना का डिप्टी एसपी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसने 20,000 लोगों को छोड़ा है, और 20,000 लोगों को छोड़ा तो 20 लाख घरों में पुड़िया पहुंची। एक कानपुर का डिप्टी एसपी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसने 10,000 नशा तस्करों को छोड़ा। और सबसे चमत्कार तो आपके मध्य प्रदेश में हुआ है। एक सिपाही के पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, पता नहीं वो खबर आपको पता है कि नहीं है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिपाही, ऐसा नहीं कि कोई बहुत खास जगह बैठा हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिपाही। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट का सिपाही कैसे कमाएगा? वो तभी कमाएगा जब उसको पता है इस गाड़ी में गाय जा रही है, गाय को छोड़ो, इस गाड़ी में नशा जा रहा है, नशे को छोड़ो, इस गाड़ी में अवैध जो है मानव तस्करी हो रही है, इनको छोड़ो। और अगर 250 करोड़ सिपाही ने कमाया तो थानेदार ने कितना कमाया होगा, और डिप्टी एसपी ने कितना कमाया होगा, और एसपी ने कितना कमाया होगा। और अगर 250 करोड़ सिपाही ने कमाया तो गृह मंत्री ने कितना कमाया होगा, क्योंकि 20% ऊपर तक जाता है ना।
जाता कि नहीं जाता? कोई डाउट है सर?